हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह गाठिया और आज हम आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नाम की जो बुक है SST की, उसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है, यानी उसके खेत के पास, ये मान लीजिए मोहन का खेत है, उसके साथ ही अटैच है किसका, रघु का खेत। दोनों के खेत एक ही मेड़ से अलग होते हैं। मेड़ का मतलब जो बाउंड्री होती है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा-सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर, हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर के रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र देखिए। अब थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि यह हमारा गांव जो है वो इसी कार्यक्षेत्र में आता है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर आ गया और उसने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। बात करते हैं राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? तो चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, चलिए। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी कि रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। तो देखिए, यहाँ पर खसरा दिखाया गया है जो कि लेखा जोखा होता है और इस तरह से गांव का नक्शा होता है। आगे देखिएगा,
इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो कहीं कोई कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम के एक मददगार भर की जो है मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहार परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेत के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता से जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। चलिए आगे देखिएगा, अन्य सार्वजनिक सेवाएं भी दी गई हैं कि किस तरह से तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक वगैरह निरीक्षण करके और किस तरह से इन सब का क्या क्या काम होता है। और यहाँ पर एक टेबल भी दी गई है। चलिए खैर आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो चलिए ये कविता देखिए, कितनी शानदार कविता यहाँ पर दी गई है। तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है और इस अध्याय के जो प्रश्नोत्तर हैं, तो चलिए वो प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर जो प्रश्नोत्तर है इस चैप्टर के कर लेते हैं जल्दी से। गांव का प्रशासन जो हमारा चैप्टर है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के जो थाना है वहाँ जाकर के करवा देंगे। आगे देखिए, मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत था और दोनों ही खेत एक ही मेड़ से लगे हुए थे। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, तो इसके कारण दोनों में जो है विवाद हो गया था। मोहन को रघु से झगड़ा करने से डर क्यों लग रहा था, क्योंकि रघु का ताऊ जो है वो गांव का सरपंच था और उसके पास बहुत अधिक जमीन भी थी। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। तो लोगों ने अपनी राय में क्या तर्क दिए, वो तर्क हमें लिखना है। तो मोहन के दोस्त ने तो सुझाव दिया था कि हमें शिकायत लिखवानी चाहिए स्थानीय पुलिस से, जबकि कुछ लोग पुलिस थाने में शिकायत लिखाने के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। रघु के परिवार वाले पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे और काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। खैर ये आप स्वयं करेंगे, कुछ प्रश्न हैं। और ये खसरा जो है वहाँ पर दिखाया गया था बुक के अंदर। तो खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है
वह किसकी है? तो हमें बताना है मोहन के खेत के दक्षिण में किसकी ज़मीन है? रघु की ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक का ब्यौरा यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, मार्किंग की गई है बकायदा। तो इस तरह से दिखाया गया है, रघु और मोहन के खेत की ज़मीन की ये सीमा है। 1 नंबर खेत जो है रघु का और ये मोहन का। चलिए खैर, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आप कर लेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड जो है अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। तो देखिएगा, एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन जब खरीदना चाहता है तो उसे संबंधित रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ज़मीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल ज़मीन बंटाई पर है या नहीं, तो मतलब सभी जानकारियाँ उसे होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसके लिए भी ज़मीन के मालिक और खेत के क्षेत्रफल की जानकारी जो है वो आवश्यक होती है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो वहाँ पर भी जो है बैंक जो है वो रिकॉर्ड देखकर ही पूरा जो है बैंक जो है वो कर्ज को मंजूर करता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तब भी उसे रिकॉर्ड की ज़रूरत देखिए, अगर इस तरह करना चाहता है ना, अगर वो अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो उस समय तो सिर्फ उसे पैसों की ज़रूरत होगी, तो उस समय उसको रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे बेटियों के नाम करना चाहता है तो भी डेफिनेटली पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पोइम भी हमने पढ़ी थी, इस तरह से पोइम थी। इस कविता में बेटी की क्या इच्छा बताई गई है? तो वह संपत्ति में हिस्सा चाहती है। ठीक है, इस बात की इच्छा थी कि वो अपनी संपत्ति में उसे हिस्सा मिले। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि बेटी ने अपने घर की इच्छा क्यों की? कारण बताइए। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हम इसका उत्तर लिखेंगे कि पुरुषों को घर अपने पिता से विरासत में मिल जाता है, लेकिन महिलाओं को न तो पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और न ही पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। इसलिए बेटी ने घर की इच्छा के रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार की मांग यहाँ पर की है। अगला प्रश्न देखिए, बेटी क्या चीज़ लेने से मना कर देती है? तो बेटी दहेज में सोना चांदी और रेशम लेने से मना कर रही है और अपने अधिकारों की मांग कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण। तो यहाँ पर खैर ये हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ये अलग से एक्टिविटी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुलिस का क्या काम होता है? तो पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की शिकायत लिखे और लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्यवाही करे। अगला प्रश्न देखिए, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो पटवारी के कार्य देखिए, जमीन को नापना, जमीन का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि पर कर इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। आगे देखिए, तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है, अपने जो काम का पटवारी होता है उसके काम का निरीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए, यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड की नकल जो है वो किसान को आसानी से मिल जाए, और तहसीलदार जो है वो विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। एक बिटिया की चाक कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? तो बिल्कुल यह मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पत्नी और बेटी को भी अपने पति और पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा बोला गया है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किसी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। पिछले अध्याय में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी गांवों के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। पंचायत गांवों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है और ये समस्याएं किसानों के खेतों से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। किसी पुलिस थाने जाइए और इस तरह से पता लगाइए। खैर ये भी जो है आप स्वतः करेंगे। और एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? तो एक ज़िले के सभी थानों का मुखिया जो है वो उपायुक्त होता है। और चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा। तो देखिए, नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चितता से जो है वो जी सकेंगी। चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय है जो
वो पूरा होता है। चलिए अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।